गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकंड यूनिट फोर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। किसी पिंड या वस्तु पर यानी किसी बॉडी पर लगने वाले बलों के कंपोनेंट्स और उनकी जो दिशाएं हैं, दिशाओं में विघटन या वियोजन यानी रेजोल्यूशन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। बल विश्लेषण बलों के संयोजन तथा वियोजन की आवश्यकता में क्यों पड़ती है। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो उनके सम्मिलित प्रभाव तथा किसी विशेष दिशा में किसी बल के प्रभाव को जानने के लिए बलों का संयोजन या वियोजन करना आवश्यक होता है। इस क्रिया से पहले बलों को विभिन्न समूह के विस्तार यानी डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब सिस्टम ऑफ फोर्स यानी बल निकाय, बलों के विभिन्न समूहों यानी ग्रुप्स को बल निकाय कहते हैं अथवा एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। और ये कई इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। जो हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है उसका वर्गीकरण दो तरह से है। पहला है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस यानी समतलीय बल निकाय। दूसरा है सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस यानी असमतलीय बल निकाय। जो पहला है हमारा समतलीय बल निकाय, ये 3 भागों में बांटा गया है। फिर से इसमें पहला है समतलीय संगामी बल, दूसरा है समतलीय असंगामी बल और तीसरा है समतलीय समांतर बल। इसी तरह से असमतलीय बल निकाय भी 3 भागों में बांटा गया है। असमतलीय संगामी बल, असमतलीय असंगामी बल और तीसरा है असमतलीय समांतर बल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतलीय बल निकाय यानी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर। ये क्या है? जिस बल निकाय के सभी बल की क्रिया रेखाएं एक ही समतल पर हो यानी एक ही प्लेन पर सारी बल की क्रिया रेखाएं हो, उसे हम समतलीय बल निकाय कहते हैं। एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो इसका पहला पार्ट था हमारा समतलीय संगामी बल। समतलीय संगामी बल क्या होता है? एक ही समतल पर लगे ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। इस डायग्राम में हमने देखा है जैसे F1, F2, F3 एक ही बिंदु से होकर जाती हैं इनकी सारी क्रिया रेखाएं, तो उनको हम समतलीय संगामी बल कहते हैं। दूसरा है हमारा समतलीय असंगामी बल। एक ही समतल में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसकी सभी बलों की क्रिया रेखाएं न तो एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ना तो प्रतिच्छेदन का मतलब है ना तो वो काटती हैं एक दूसरे को और न ही परस्पर समांतर हो। ना तो एक दूसरे को काटती हैं ना ही परस्पर समांतर हो, बल्कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलती हों, उन्हें कहते हैं समतलीय असंगामी बल। इस डायग्राम में देख रहे हो आप, F1 अलग है, F2 की दिशा अलग है, F3 की दिशा अलग है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। तीसरा है समतलीय समांतर बल। एक ही समतल में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं आपस में समांतर हों यानी इनकी जो रेखाएं हैं समांतर हों या आपस में कभी किसी को नहीं काटेंगे। जैसे F1, F2, F3 ये देखो, ये समांतर है, ये कभी किसी को नहीं काटेंगे। दूसरा है असमतलीय बल निकाय। जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक समतल में न होकर भिन्न भिन्न समतलों में हो यानी एक प्लेन में न होकर अलग अलग प्लेन में हो, उन्हें असमतलीय बल निकाय कहते हैं। तो इसका पहला वर्गीकरण है असमतलीय संगामी बल। भिन्न भिन्न तलों में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं। इस डायग्राम ए में देखते हैं, ये 5 बल हैं, F4, F1, F2, F3, F4। ये अलग अलग प्लेन में है पर एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, इनको हम असमतलीय संगामी बल कहते हैं। दूसरा है असमतलीय असंगामी बल। भिन्न भिन्न तलों में लगे ऐसे बल निकाय जिनकी सभी बलों की क्रिया रेखाएं न तो एक ही बिंदु पर काटती हैं और न ही एक दूसरे के समांतर होती हैं यानी पैरेलल भी नहीं होती और एक दूसरे के काटती भी नहीं है। इस डायग्राम में देख रहे हैं ये सभी बल अलग अलग प्लेन में हैं और ये पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को ये काटती भी नहीं है। तीसरा है असमतलीय समांतर बल। भिन्न भिन्न तलों पर लगे ऐसे बल का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं आपस में पैरेलल हों
ये आपस में पैरेलल होंगी, पर ये आपस में कभी नहीं काटेंगी। उन्हें असमतलीय समांतर बल निकाय कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, तीसरे में, इसमें अलग अलग प्लेन में है बल लगे हैं और ये सारे बल समांतर हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगला है परिणामी बल, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। जब किसी बॉडी पर एक से अधिक बल कार्य करते हो तो उन सभी बलों के प्रभावों के योग के बराबर, यानी उन सभी जितने बल लगे हैं उनके योग के बराबर एक अन्य बल उनका परिणामी बल कहते हैं। जो अन्य बल लगा होता है उसे हम परिणामी बल कहते हैं। अतः यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों के स्थान पर यदि हम परिणामी बल लगाया जाए, यानी जो जितने बल लग रहे हैं उनके स्थान पर हम परिणामी बल लगा दें, तो उस पिंड पर जो उन बलों का प्रभाव है वही होगा जो उस परिणामी बल का प्रभाव है। बलों की साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करेंगे, ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर दें, यानी एक दूसरे के प्रभाव को ज़ीरो कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें, अर्थात बलों के पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य हो, ज़ीरो हो जाए, तो बलों को साम्यावस्था या संतुलन में कहा जाता है। और ये हम कह सकते हैं यदि पिंड पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी रिजल्टेंट R 0 हो तो बल संतुलन या साम्यावस्था में कहलाते हैं। साम्यावस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब कोई बल निकाय यानी सिस्टम फोर्स किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार कार्य करे कि वह गतिशील न हो अर्थात स्थिर ही रहे, तो ऐसे बल निकाय को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा है गतिक साम्यावस्था यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब कुछ बल एक समान वेग से गतिमान किसी पिंड पर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि पिंड की दिशा में समान वेग से गतिशील बना रहे, तो उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब सामयिक बल या संतुलन बल यानी इक्विवेलेंट फोर्स क्या होता है। इक्विलिब्रियम में किसी पिंड पर लगने वाले बल निकाय यानी सिस्टम फोर्स का कोई भी बल शेष बलों का साम्यक बल कहलाता है। इस डायग्राम में देखेंगे हम, किसी पिंड पर लगने वाले एक ऐसे बल को साम्यक बल कहते हैं जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है। माना यहाँ पर O बिंदु पर P और Q बल लगे हैं और इनका रिजल्टेंट R है जो इनका साम्यक या इक्विवेलेंट फोर्स है, बल है। तो किसी बल निकाय सिस्टम पर साम्यक बल वह अकेला बल है जो उस बल निकाय के परिणाम बल के मान के बराबर परंतु विपरीत दिशा तथा उसी क्रिया रेखा पर कार्य करता है। अब देखो, इस बिंदु O पर एक पॉइंट बल P OA और एक बल Q OB पर कार्य करता है और इनका रिजल्टेंट OC R है। तो इक्विलिब्रियम फोर्स इनके विपरीत यानी R डैश होगा जो इसे साम्यिक अवस्था में रखेगा, यानी इक्विलिब्रियम अवस्था में रखेगा। बलों की साम्य अवस्था के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला, एक सिंगल बल कभी भी साम्य अवस्था में नहीं हो सकता, यानी अगर कोई सिंगल बल है तो वो साम्य अवस्था में नहीं हो सकता, यानी साम्य अवस्था में रखने के लिए एक से अधिक बल आवश्यकता है। किसी बल निकाय का परिणामी शून्य होने पर वह बल निकाय साम्य अवस्था में होता है, यानी परिणामी रिजल्टेंट R 0 हो जाए तो वो साम्य अवस्था में होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। एक ही सरल रेखा पर कार्य करने वाले दो बराबर व विपरीत बल साम्य अवस्था में होते हैं। किसी बल निकाय के अधीन कार्य करने वाले पिंड पर साम्य अवस्था को बनाए रखने वाला अन्य बल निकाय पिंड को बिना प्रभावित किए लगाया जा सकता है। अब बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है। देखो, यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिणाम यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, यानी किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं और उनके हम दिशा और उनके मैग्नीट्यूड को समांतर चतुर्भुज की दो परस्पर भुजाओं पर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा
दिशा और परिणाम द्वारा निरूपित किया जाता है, जो दोनों बलों के परिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरता है। अब परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करना। अब जो रिजल्टेंट है उसका हम मान और उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। तो माना बिंदु O पर लगे हुए दो P और Q बल हैं। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है हमारे बिंदु O पर P और Q दो बल लगे हैं, यानी OA पर P लगा है और OB पर Q लगा है। और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज OACB के दो संलग्न भुजाओं OA और AB द्वारा निरूपित किए हैं, जबकि P और Q के बीच का एंगल अल्फा है। इस डायग्राम में दिख रहा है P और Q के बीच का एंगल अल्फा है। यहाँ बलों P और Q का परिणामी R है। जो P और Q का परिणामी R है जो समांतर चतुर्भुज की विकर्ण OC को प्रदर्शित करता है। अब OA को A की ओर आगे बढ़ाएं और इस पर C से CD लंब डालें। हम C से CD लंब डालेंगे तो इसके अनुसार त्रिभुज ODC, अब हमें नया त्रिभुज मिला, जो ये हमने लंब डाला उसके बाद जो त्रिभुज मिला ODC, उसके अनुसार OC स्क्वायर यानी इसका जो विकर्ण है दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब OD क्या है हमारे पास, OA प्लस AD, यानी OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसको हम खोल लेते हैं, यानी OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस CD स्क्वायर। अब AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, AD की वैल्यू निकालेंगे इस ट्राइंगल से ही, यानी OCD से। OCD पर हम क्या लगाएंगे, कॉस एल्फा लगाएंगे पहले तो कॉस एल्फा क्या होगा, AD अपॉन AC, तो AD की वैल्यू क्या होगी AC कॉस एल्फा, और इसी में साइन एल्फा लगाएंगे हम तो CD अपॉन AC, तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी AC साइन एल्फा। तो इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है, यानी OA स्क्वायर प्लस AC कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2A इंटू AD प्लस AC साइन एल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको खोलने के बाद हमें क्या मिला, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर एल्फा को जोड़ दिया प्लस 2A इंटू AC कॉस एल्फा, और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा होता है 1, यानी OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इंटू 2OA इंटू AC कॉस एल्फा। हमें पता है OA P है, AC हमारा OB के बराबर है यानी Q है, और OA हमारा और AC वो दे ही रखा है, तो OC हमारा हो गया R, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस एल्फा। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस एल्फा। जो हमारी समीकरण 1 और 2 है ये R परिणामी प्रदर्शित करता है। अब परिणामी R की दिशा डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, माना परिणामी R OA या बल P के साथ थीटा एंगल बनाता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो P के साथ R थीटा एंगल बनाता है, तब त्रिभुज OCD से tan थीटा CD अपॉन OD होगा। तो CD अपॉन OD क्या है, OA प्लस AD। CD और AD की हम वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। CD की वैल्यू AC साइन एल्फा और AD की है AC कॉस एल्फा। इनको रख दो तो AC की वैल्यू Q है और OA की वैल्यू P है, तो Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q साइन कॉस एल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस एल्फा। ये उसकी डायरेक्शन निकल गई। अब इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन है जब P और Q एक ही दिशा में लगे हों, यानी अल्फ़ा 0 हो जाएगा। जब अल्फ़ा 0 हो जाएगा यानी कॉस एल्फ़ा यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तब क्या होगा R P प्लस Q हो जाएगा। यानी एक बिंदु पर कार्यरत करने वाले दो बल P और Q की दिशा एक होने पर परिणामी बल का योग उन दोनों के परिणामी बल उन दोनों के योग के बराबर होता है, जो मैक्सिमम होगा। दूसरा है कि जब P और Q की दिशा विपरीत हों, यानी विपरीत तब होंगी जब दोनों ये 180 डिग्री पर होंगी, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 180। तो कॉस एल्फा 180 का मान है -1, तब R क्या हो जाएगा P माइनस Q। तीसरा है जब बल P और Q आपस में 90 डिग्री पर हों, तो साइन एल्फा इसमें क्या है cos 90 0 होता है, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर और टेन थीटा हो जाएगा क्यू अपॉन पी। अब बलों के त्रिभुज का नियम यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, ये क्या कहता है, किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए तीन बलों को परिमाण और दिशा में यदि त्रिभुज के क्रम में ली गई तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये तीन बल साम्य अवस्था में होंगे। यानी अगर किसी बिंदु पर कोई तीन बल लगे हैं और उनके परिणामी और दिशा में अगर हम त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित करें तो ये तीनों बल हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इस डायग्राम में देखो, माना किसी पिंड के बिंदु O पर तीन बल लगे हैं P, Q, R और जो एक त्रिभुज ABCD के क्रमागत भुजाएं AB, BC और CA द्वारा निरूपित किए। यानी AB पर P है, BC पर Q है और CA पर R है। हमें सिद्ध करना है कि P, Q तथा R संतुलन अवस्था में है। समांतर, अब इसको हम यानी जो C वाले पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और A वाले पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है D। तो ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। यानी समांतर चतुर्भुज ABCD को पूरा किया हमने। AB की वैल्यू CD के बराबर होगी यानी इसकी वैल्यू P है। इसी प्रकार AD और BC बराबर होंगे यानी Q है। समांतर चतुर्भुज के नियम से AB = P, AD = Q का परिणामी R' विकर्ण, R' जो दूसरा R लग रहा है विपरीत दिशा में R' विकर्ण AC द्वारा निरूपित होगा, AC द्वारा निरूपित होगा। जबकि R बिंदु O पर लगा तीसरा बल है जो कि CA द्वारा निरूपित होता है। यानी R' की जो दिशा है वो R की दिशा के विपरीत होगी। अतः दो बलों P तथा Q का परिणामी R' तीसरे बल R के बराबर व विपरीत और एक ही क्रिया रेखा पर है, इसलिए ये बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीनों बलों को यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं दिशा एवं परिमाण में क्रमानुसार निरूपित किया जा सके तो वे बल संतुलन अवस्था में होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।